रियलिटी शोज होते हैं रियल नहीं होते हैं, वहाँ पे प्री प्लान चीजें होती हैं, स्क्रिप्टेड होता है, बहुत सारी चीजें। रियलिटी शोज में क्या होता है, सब कुछ रियल ही होता है टू बी ऑनेस्ट बिकॉज इट्स रियलिटी शो। बट कभी कभी लोगों को लगता है कि आप ऑटो ट्यूनर लगा के गा रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। स्टूडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑटो ट्यूनिंग आर लाइक टू डिफरेंट थिंग्स। आपने बहुत छोटी उम्र से सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी। हाँ, उस समय मैं 11 साल की थी। अब लोगों का थॉट ऐसा भी हो रहा है कि यार पहले इसकी लाइफ जर्नी बता दी, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो देखने का नजरिया है अब उस आर्टिस्ट को, वो थोड़ा सा सिंपैथी गेन करने वाला या उस तरफ ज्यादा हो जाता है। पर अगर कंटेस्टेंट या किसी इंसान की आपको बैक स्टोरी नहीं पता तो आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। तो इस सोशल मीडिया वाले जमाने में ट्रोलर्स भी है क्या? ऑफ कोर्स ट्रोलर्स हमेशा होते हैं। आप एक छोटी एज से ही थोड़ा और ज्यादा मैच्योर हो गए या अपनी एज से ज्यादा मैच्योर हो गए हो? There are lots of experiences that you have to face when you go to a reality show and then come back, you know, बहुत सारी चीज़ें change हो जाती हैं। You encounter so many people, so many changes, exposure and traveling here and there. So I think so maturity आ ही जाती है धीरे धीरे। अभी ना एक दौर चल पड़ा है इंडी सिंगर्स का, तो आप एज अ सिंगर कैसे देखते हो इस अपॉर्चुनिटी को? मूवीज में क्या होता है, आप किसी और के लिए गाते हो, सिर्फ हाँ। आपको एक स्टोरी फॉलो करनी है, यू नो। बट अभी भी मुझे लगता है इंडिया में इतना नहीं आया इंडी म्यूजिक, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हेलो माय लवली पीपल्स, वेलकम टू वॉक टॉक रेडियो। और आज की इस पॉडकास्ट सीरीज में मैं आज एक ऐसे गेस्ट को साथ लेकर आई हूँ जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही एक ऐसा नाम बनाया है अपनी सिंगिंग के जरिए, जो कि शायद मुझे लगता है कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे ओवरऑल इंडिया में बहुत सारे लोग इनको देखते भी हैं, इनको सुनते भी हैं और इनको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स वेलकम शिकायना मुखिया ऑन वॉक टॉक रेडियो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सो कैसा लग रहा है आज वॉक टॉक रेडियो पर आकर? बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड बहुत सुना है आपके बारे में, इस वॉक टॉक रेडियो के बारे में। सो एक्साइटेड टू बी हियर एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर एक्चुअली। ओके, हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं एक्चुअली आज के पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वॉक टॉक रेडियो पे सबसे यंग गेस्ट आज पहली बार आया है, तो हम बहुत एक्साइटेड है। शिकायना, Thank you. सबसे पहला जो मेरा सवाल है, जो मैं खुद भी जानना चाहती थी, आपने बहुत छोटी उम्र से सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी और जैसे कि आपसे मेरी बात भी हुई कि आपको खुद भी याद नहीं कि आपने कब से गाना शुरू कर दिया था। हाँ जी। तो जब लोग आपको आज की डेट में, आप स्कूल भी जाते हो क्योंकि आप स्कूल गोइंग हो, और या बाहर मार्केट में जाते हो या कहीं भी जाते हो किसी पार्टी में, वहां जब आपको लोग आपकी सिंगिंग के जरिए आपको अप्रोच करते हैं या आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि शिकायना हाय, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके या हम आपको सुनते हैं, वो वाली फीलिंग कैसी होती है? वेल द बेस्ट फीलिंग इज कि जब कोई आपको आपके टैलेंट की वजह से पहचानता है तो बहुत अच्छा फील होता है एक्चुअली। एंड या इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड it's a very honorable moment for me. I really appreciate the fact that, you know, sometimes people recognize me. So yes, बहुत honored and बहुत खुश feel होता है, as I said. हाँ, एंड फर्स्ट टाइम जब आप रियलिटी शो में गए, एक ऐसे स्टेज पे गए जहां पर मतलब पूरा इंडिया से न जाने कितने सारे बच्चे वहां पे पहुंचना चाहते हैं, उस शो का पार्ट बनना चाहते हैं। द वॉइस इंडिया किड में आप गए थे एंड इतने इतने लेजेंडरी जजेस वहां पर बैठे हुए थे। आप जब उस शो से वापस आए, आपके रिलेटिव्स, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, वो कैसे-कैसे लोग मतलब आपको अप्रोच कर रहे होंगे ना और बोल रहे होंगे, "अरे बेटा, हम आपके वो लगते हैं, ये लगते हैं।" हाँ। तो उस टाइम लोगों का रिएक्शन कैसा था आने के बाद? वेल सच बताऊं तो बहुत ड्रास्टिक चेंज था। इट वाज अ कॉन्ट्रास्ट टू बी ऑनेस्ट। लाइक मुझे याद है द वॉइस इंडिया किड्स से पहले मेरे इतने दोस्त नहीं हुआ करते थे, क्योंकि लाइक डे स्कूल्स में तो बहुत सारे लोग होते, किससे बात करो किससे नहीं करो, एंड ये सब मेरे लिए थोड़ा हार्ड भी था टू बी ऑनेस्ट, नॉट गोना लाई। बट देन मुझे याद है जैसे ही रियलिटी शो के बाद में आई, मुझे मेरे 4th ग्रेड के जो क्लासमेट्स थे उनका फोन आ रहा था और वो बोलते हैं शिकायना याद है हम लोग सेम स्कूल में जाया करते थे, सेम उसमें। तो मतलब थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा नहीं बहुत डिफरेंट था, बट अच्छा भी लगा कि यू नो लाइक पीपल आर ट्राइंग टू कनेक्ट बैक विद मी एंड इट वाज लाइक कि पुराने जो रिश्ते थे वो वापस आ गए एंड एवरीथिंग। सो इट वाज लाइक हीलिंग फेज टू बी ऑनेस्ट, यू कैन से। लाइक जो डोर थी जो टूट गई थी शायद से, वो थोड़ी टाइट कर दी रियलिटी शो ने एंड याद दिला दिया कि यू नो there is Shekinah and everything. So हाँ।
it was तो like उस टाइम कैसे हैंडल किया उन सब लोगों को? क्योंकि अचानक से जब सब लोग आपके इर्द-गिर्द आने की कोशिश करते हैं, है ना? होता ही है, हाँ। चाहे वो कॉलिंग के ज़रिए हो, चाहे आप क्योंकि उसके बाद स्कूल गई होंगी, मैनेजमेंट स्कूल का, टीचर्स और जो दोस्त या इतने सारे बच्चे होते हैं क्लासेस में, जो आपसे बात नहीं भी करते थे, वो भी अब कोशिश करते हैं आपके क्लोज़ होने की। तो वो चीज़ कैसे हैंडल करें? क्योंकि आपकी वेल उम्र इतनी भी ज़्यादा नहीं थी उस वक़्त पे। उस समय मैं 11 साल की थी। हाँ, तो सोचो 11 साल की उम्र में मुझे लगता है मुझे बस इतना ही लगता था कि टिफ़िन में आज मम्मा ने क्या भेजा है। वेल हैंडल का इतना कुछ नहीं था बट इन द एंड मैं हमेशा से अप्रिशिएट करती हूँ जब भी मुझे मिलता है। सो आई वाज़ ग्रेटफुल दैट दे आर कमिंग टू मी एंड रीचिंग आउट टू मी कि उसमें भी एफर्ट्स लगते हैं। सो हुँ। आई जस्ट अप्रिशिएटेड दैट फैक्ट, दैट्स ऑल। तो लगता है कि मतलब सिचुएशंस की वजह से या फिर ये कह लीजिए कि अच्छी सिचुएशंस की वजह से हाँ। आप एक छोटी एज से ही थोड़ा और ज़्यादा मैच्योर हो गए या अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर हो गए हो? बोल सकते हैं, वैसे तो ज़्यादातर ये मेरे पापा तब बोलते हैं जब हमारी लड़ाई होती है अच्छा, कि तुम अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर हो रही हो। बट हाँ। हाँ, मुझे लगता है कि समटाइम्स आई फील लाइक दैट क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव टू फेस व्हेन यू गो टू अ रियलिटी शो एंड देन कम बैक, यू नो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हुँ। You encounter so many people, so many changes, exposure and traveling here and there. So I think so maturity आई जाती है धीरे-धीरे एंड करके। उसके बाद खुद में एज़ अ पर्सन आपने क्या चेंज फ़ील किया उस वक़्त में, उस एज में? वेल मुझे मेरे पापा ने हमेशा से बोला था दैट ऑलवेज अप्रिशिएट व्हाट यू हैव एंड हमेशा से मुझे लगता है म्यूजिक इज हीलिंग। तो आई वाज काइंड ऑफ हैप्पी दैट आई गॉट दिस फेम एंड ऑल क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस फेम से एक बहुत अच्छी चीज कर सकती हूँ एंड इस फेम को मैं एक अच्छे यूज में लगा सकती हूँ। तो मैंने तब से वही सोचा एंड आई टुक इट एज अ लाइक एक बोलते ना मौका मिल जाता है कोई अच्छी चीज करने का। तो मैंने हमेशा से इसको ऐसे ही लिया। ओके, सो अभी तो ये तो एक्सपीरियंस वाली बात हो गई क्योंकि ये सबसे पहले मुझे जानना ज़रूरी था बिकॉज़ बहुत सारे ऑडियंस में मुझे लगता है ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते हैं कि यार मतलब छोटी उम्र में बच्चे बहुत समझदारी वाले काम नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे आपकी तरह भी होते हैं जो बड़ी समझदारी के काम करते हैं। सो शिकायना आप थोड़ी-सी आपकी जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल्स मेबी जैसे आप एक आर्टिस्टिक फॉर्म में हो, इस फील्ड में हो, बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट होगा या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा सेलिब्रिटी होगा जो कि बहुत लेजेंडरी होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपका रोल मॉडल जो है आपके खुद के फादर भी है। हाँ, यू कैन से दैट। सो थोड़ा सा मुझे बताइए कि ये जर्नी सिंगिंग की कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे शिकायना मुखिया टीवी पर आने से पहले भी सिंगिंग करती थी, क्या क्या स्टेप वाइज आप आगे बढ़े हो? वेल शुरू से शुरू करूँ तो बहुत पहले से। तो जब मैं स्कूल में हुआ करती थी लाइक वेरी वेरी यूकेजी टाइम नर्सरी टाइम यू कैन से। तो तब मुझे याद है हमेशा जब आर्ट पीरियड होता था या कोई फ्री पीरियड होता था टीचर्स बोलते थे ना हाँ, लाइक अपना एम्बिशन या ड्रॉ योर ड्रीम व्हाट यू वांट टू बी। हाँ। सो लोग टीचर्स बनाते थे, कुछ कुछ लोग एस्ट्रोनॉट्स बनाते थे हुँ, एंड मुझे याद है कि मैं अपने आप को स्टेज में खड़ी हुई सिंगिंग यू नो क्राउड के लिए वैसे ड्रॉ करती थी। हुँ। एंड फिर जब पापा गिग्स करते थे, मैंने बचपन से पापा को अपने गिग्स करते हुए देखा है। लाइक मेरे पापा कॉन्सर्ट्स करते हैं, पापा का भी एक बैंड था। हुँ, तो मुझे याद है मसूरी में जब वो हुआ करते थे, बोलते थे कभी-कभी लाइक मम्मी को ना, हुँ। कभी-कभी मम्मी को बोलते थे कि आ जाओ एंड ऑल करके लाइक इसको भी ले आओ परफॉर्मेंस देखने के लिए, ऐसे ही बैठने के लिए। हाँ, तो तब जब मैं जाती थी तो आई थिंक सो उनको देखते-देखते म्यूज़िक मेरे अंदर भी आ गया एंड एक दिन मुझे याद है उन्होंने ऐसे ही मुझे माइक पकड़ाया एंड फिर मैंने उनको माइक वापस नहीं दिया, मैं ही अच्छा। गाती रही। हाँ, तो तब लाइक दूसरे लोग जो थे उधर उन्होंने भी बोल दिया था कि ये सिंगर ही बनेगी एंड इसका जो एम्बिशन है, इसका जो हाँ, पैशन है वो सिंगिंग ही है। हाँ, तो उधर से शुरू हुआ हाँ। एंड देन धीरे-धीरे करके मैं अपने पापा को अकम्पनी करने लग गई एंड बैंड्स में, म्यूज़िक में, कॉन्सर्ट्स में मैं भी जाने लग गई। हुँ। एंड देन एकदम से वॉइस इंडिया किड्स आया एंड देन आई वेंट देयर। फिर उसकी स्टोरी तो आगे हाँ, सभी को मालूम ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। सो अब थोड़ा-सा जैसे आपने कहा कि पापा गाते थे, तो पापा ऐज़ अ मतलब उनका प्रोफ़ेशन है वो प्रॉपर या फिर उनका पैशन था जिसको वो साइड बाय साइड हॉबी की तरह कर रहे थे? मेरे पापा का बचपन से ही उनका भी लाइक प्रोफेशन ही रहा है अच्छा। म्यूजिक। क्योंकि मुझे याद है उन्होंने पहले बहुत सारे गाने भी कंपोज करे हैं। इवन फॉर उत्तराखंड उन्होंने गाना कंपोज किया है एक
एंड गॉस्पेल्स भी उन्होंने बहुत सारे कंपोज करे एट अ वेरी यंग एज। तो आई थिंक सो उनका प्रोफेशन एंड पैशन सेम चीज थी। ओके, सो वो गाते थे एंड देन उनके साथ आपने शुरू किया। हाँ, उनके साथ फिर धीरे धीरे उनको देख के फिर उनके साथ उनको अकम्पनी करके मैंने शुरू किया। और जैसे आपने कहा कि आप द वॉइस इंडिया किड में गए थे जब, और वहां पे मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मैंने वो पूरा एपिसोड देखा था, और उस वक्त में इतने सारे बड़े बड़े जजेस बैठे हुए हैं जिनके गाने हम सुनते हैं, हम फील भी करते हैं उनके गानों को, और वो ऐसे सिंगर्स हैं जो कभी मुझे नहीं लगता कि वो पुराने होंगे, वो हमेशा true. इतने अच्छा वो गाते हैं। उनके सामने आप गा रहे थे, जब तक तो उनकी चेयर उस तरफ थी, फेस भी उस तरफ था, तो थोड़ा एक नर्वसनेस होती है, बट थोड़ा-सा आपको पता है कि अभी वो आपको देख नहीं रहे हैं परफॉर्म करते हुए, तो कॉन्फिडेंस होता है। बट जैसे ही हिमेश रेशमिया ने पलटा था बजर दबा के, वो उस टाइम पे आप उनको देख रहे हो, वो आपको देख रहे हैं, है ना? और उस टाइम पे उन्होंने बजर भी दबा दिया, देन धीरे-धीरे सबने अपना बजर दबाया। उस टाइम पे शिकायना के दिल में क्या चल रहा था कि यस हो गया, या तो क्या फीलिंग थी वो? ओके, तो मुझे याद है जब मैं स्टेज में गई थी, मेरे पापा ने हमेशा से ये बोला है, उनका एक्सपीरियंस है ये, पर मैंने हमेशा से नोट डाउन कर लिया था ये, एंड इट वाज ऑलवेज इन माय हेड। तो आई रिमेम्बर, आई थिंक सो उनका पहला शो होगा सबसे पहले एट अ वेरी यंग एज, एंड क्राउड थी, अच्छी खासी क्राउड थी, प्रोबेबली 100-200 लोग होंगे। तो मुझे याद है उन्होंने बोला था कि मैं नर्वस तो बहुत था कि भाई 200 लोग। हाँ। पर फिर उन्होंने अपने आप को बोला कि 100-200 ये तो 1000 भी हो सकते थे। हाँ। तो ये जब आप सोचते हो ना, तो वो 100-200 भी मतलब नर्वसनेस नहीं फील करवाते आपको। इनफैक्ट यू आर एक्साइटेड कि यू आर गेटिंग टू परफॉर्म विद फॉर दीस पीपल, एंड 100-200 के 1000 भी हो सकते थे, राइट? सो वो सोच के जब मैं जब स्टेज में गई, सो आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, मुझे स्टेज मिल रहा है, मैं बस परफॉर्म करूंगी अपना कॉन्फिडेंटली, एंड आई वाज सो हैप्पी दैट जो मैंने बचपन में ड्रॉ किया था वही सेम एग्जैक्ट चीज मुझे करने के लिए मिल रही है। हाँ। तो इतना नर्वसनेस नहीं था, नॉट गोना लाई। जब सबसे पहले किया था, इट वाज एक्चुअली, आई फेल्ट लाइक मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट थी तब, क्योंकि इट वाज फर्स्ट टाइम इन एवरीथिंग, यू नो, तो कोई जज नहीं करेगा, कैसा भी गाओ, एंड प्लस अपनी ड्रीम अकम्प्लिश करने का मौका मिल रहा है। तो इट वाज लाइक दैट फॉर मी। तो आपके पेरेंट्स ने क्या मैनिफेस्ट किया था कि हमारा बच्चा यहाँ तक पहुंचे? पता नहीं मुझे, बट हो गया। हाँ। एंड उस टाइम पे जैसे बजर एंड ऑल हुआ, देन उसके बाद आप रुके, उसके बाद क्या-क्या आपको कमेंट्स मिले जजेस की तरफ से, क्या-क्या उन्होंने कहा आपको? वेल, जहाँ क्योंकि तक मुझे लगता है वो चीजें ऐसी है कि वो जिंदगी भर आपके साथ चलने वाले हैं। ट्रू। सबसे पहले हिमेश सर ने करा, एंड हिमेश सर ने हमेशा से मुझे मेरे वोकल्स के लिए बढ़ाया है, आगे बढ़ाया है, एंड हमेशा मोटिवेट किया है, एंड ही ऑलवेज अप्रिशिएटेड माय वोकल्स जो है। तो इसलिए आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम बिकॉज ही वाज द फर्स्ट वन हु टर्न्ड द चेयर, आई रिमेंबर। एंड देन सो या, उसके लिए मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनका। इन फ्यूचर में भी ही आल्सो गिव मी लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स टू वर्क ऑन। एंड उसके बाद फिर मुझे याद है इवन शांत सर, you know, he appreciated me for my performance, for my tone, for my vocals and confidence too. And साथ ही साथ पलक मैम and Papon sir, so it was lovely. And I remember that उन्होंने जब ये बोला, तो उससे पहले ना मुझे ऐसा कुछ था नहीं, कि मुझे लगता था यार गाने गा रही हूँ मैं, ऐसा कुछ आउट ऑफ द ऑर्डर, क्योंकि क्लासिकल नहीं था मेरे साथ। मैं बस परफॉर्मेंस देती थी, एंड आई वाज इनटू वेस्टर्न, बट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट। पर उधर जब मैं गई तब मुझे पता चला कि हाँ यार, वेस्टर्न भी अप्रिशिएट करते हैं लोग, एंड ये एक जॉनरा होता है, एंड बहुत सारी चीजें, यू नो, क्योंकि इंडिया में क्लासिकल को ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे पहले। क्योंकि मुझे याद है जब मेरा पहला ऑडिशन था, नॉट इवन टीवी राउंड, बट जब देहरादून में ऑडिशन हुआ था, तो सब लोग क्लासिकल गाने लेके आए थे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। मैं तो बस ऐसे ही आ गई। मतलब मेरे पापा के दोस्त वो लेके गए थे अपने बच्चों को, उन्होंने बोला था आप भी आ जाओ, ऐसे एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैं ऐसे ही गई थी, और इधर मैं देख रही हूँ लोग सारे क्लासिकल ये सब लेके आ रखे हैं, मैं क्या गाऊं। और मुझे याद है जो मेरा पहला गाना था वो इंग्लिश गाना था। देहरादून में मैंने इंग्लिश गाना गाया, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं क्या गाऊं करके। तो ऐसे शुरू हुआ, पर देन धीरे धीरे करके फिर चेंज हुआ, फिर कमेंट्स मिले, एंड देन बहुत सारी चीजें पता चली। एंड उस शो में आप टॉप 6 तक गए थे, आई गेस, फाइनलिस्ट, है ना? फाइनलिस्ट जो थे लास्ट में, फर्स्ट रियलिटी शो टेलीविजन पे, पहला ऑडिशन, वो भी ब्लाइंड ऑडिशन, है ना? और पहला गाना गाना है। तो फर्स्ट गाना आपने कौन सा गाया था? ओके, फर्स्ट गाना मैंने गाया था कैसे पहेली,
it was a jazzy number which I thought that would be good for an audition song. हाँ, So that's how I started. okay. So let me sing it for you. Oh नहीं 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 ये बातें हैं पुरानी. Oh कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी. हो थामा हारों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी. हो कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी. ला 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 ला. Zoo 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 zoo. So, 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 oh. दिल से ये इसमें नशा जिसने पिया वो हमें भी हंसा. That's all. Thank you. ग्रेट. मतलब ये वही शिकाना है जिसको मैंने ऑडिशन में देखा था एंड सेम आज भी आप गाते हो और इतना खूबसूरत you. गाते हो. जितने खूबसूरत आप दिखते हो उतना ही आप गाते हुए हो. Thank you. Same for you. थैंक यू सो मच. अच्छा, बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन भी किया था कि भाई रियलिटी शोज को लेकर आज जो लोग बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे लिखते हैं और हम्म. बहुत सारी बातें सामने भी आती हैं कि रियलिटी शोज उतने रियल नहीं होते हैं, वहाँ पे प्री प्लान चीजें होती हैं, हम्म. स्क्रिप्टेड होता है, बहुत सारी चीजें. मे बी कुछ और भी काइंड ऑफ रियलिटी शोज है उनको लेकर भी लोग ऐसा कहते हैं, बट सिंगिंग जो रियलिटी शोज हम्म. है वहां पे कितनी सारी चीजें रियल होती है, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है, एक बार नहीं बहुत बार किया हाँ. है, तो वहां पे कितनी सारी चीजें रियल होती है और कुछ चीजें प्री प्लान्ड होती है. अगर होती है तो किस टाइप की चीजें हो सकती है? मे बी कोई टेक्निकल चीजें प्री प्लान्ड हो, हम्म. तो आपका एक्सपीरियंस बैक स्टेज को लेकर कैसा रहा है वहां पे? Well, backstage सच बताऊं तो रियलिटी शोज में क्या होता है, सब कुछ रियली होता है टू बी ऑनेस्ट बिकॉज इट्स रियलिटी शो. बट जस्ट दैट के साउंड चेक्स होते हैं, जैसे लाइक हम लोग हमेशा करते हैं, जैसे इंटरव्यूज में भी देखते हैं तो पहले साउंड चेक करते हैं आप, वो सब होता है. तो एक दिन पहले सो दैट नेक्स्ट डे जब भी वो टीवी में जो भी शूट करे वो अच्छा दिखे, तो उसके लिए एक दिन पहले हमारा टेक्निकल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं. तो उसमें हमारी ड्रेस रिहर्सल होती है, मतलब आप कौन सी कॉस्ट्यूम पहन के जाओगे, वो टीवी में अच्छी दिख रही है, एंगल्स अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि आप एकदम से नहीं कर सकते. तो कैमरा मूवमेंट्स इधर से जब वो परफॉर्मेंस देगी, हमें पर एक चांस मिलती है बस. टेक्निकल्स में भी आपको स्टेज में बस एक बार गाने के लिए मिलेगा. ओके. उसमें आपने जो भी बैंड के साथ किया है, जो भी वो किया है, अच्छे से कर लो. तो वो बेसिकली होता था बैक स्टेज वाले लोगों के लिए, साउंड चेक इस सब के लिए. पर हम लोग उसका एडवांटेज लेते थे कि हमें स्टेज में मौका मिल रहा है, हाँ. तो हम एग्जामिन कर लेते थे कि ठीक है यहाँ पे स्टेज है, ऐसा है, परफॉर्मेंस ऐसी होगी, कॉस्ट्यूम ये पहननी है, कैमरा इस तरफ होगा, तो हम लोग इधर जाएंगे उधर जाएंगे. तो एक दिन पहले ये सब होता था. एंड जहाँ तक स्क्रिप्ट की बात है, सच बताऊं तो जो भी होता है रियल होता है. वो हमसे जब ऑडिशन होता है उससे भी पहले हमसे फोन में बात करते हैं, पूछते हैं हमारी लाइफ के बारे में. फिर उनको जो लगता है कि ये हम लोग शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, वो चीज वो फिर टीवी में दिखाते हैं. ओके. थोड़ा तो सा it's like क्रिस्प that. बनाने हाँ, के लिए, that's थोड़ा सा मतलब लोगों को थोड़ा मसाला इंटरेस्टिंग एंड वो ऑल, करने के लिए, क्योंकि बट वो सब रियल होता हाँ है. मतलब बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज अभी है कि अब लोगों का थॉट ऐसा भी हो रहा है कि यार पहले इसकी लाइफ जर्नी बता दी, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो देखने का नजरिया है अब उस हाँ. आर्टिस्ट को, वो थोड़ा सा सिंपैथी गेन करने वाला या उस हाँ, तरफ ज्यादा बोलते हो जाता हैं, है. पर अगर कंटेस्टेंट या किसी इंसान की आपको बैक स्टोरी नहीं पता तो आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते. मूवीज में भी ऐसे ही होता है. सो हाँ. अंटिल अनलेस यू डोंट नो द बैक स्टोरी, द स्टोरी लाइन, आप एंजॉय नहीं करोगे मूवी. हाँ. तो वैसे ही रियलिटी शोज के साथ भी ओके. है. एंड बहुत सारे मैं देखती हूँ आजकल क्या मतलब पिछले कुछ समय से ये हो रहा है कि सिंगिंग रियलिटी शोज में भी लोग अब परफॉर्म भी करने लगे हैं, मींस थोड़ा सा डांसिंग भी करने लगे, मे बी अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए. बट क्या आपको खुद से लगता है कि ऐसा होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ना प्रेशर ले रहे हैं उस चीज का कि यार अपनी परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा मतलब इम्प्रेसिव बनाने के लिए लोग डांस मूव भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं. उस पे मतलब बिल्कुल आप लाइव जब परफॉर्म कर रहे हो तो कितना असर पड़ता है? I don't think so. जहाँ तक मुझे लगता है, it's a good thing that people are working on their performances, क्योंकि
हमेशा से जब भी देखा जाए तो सिंगिंग में परफॉर्मेंस इज ऑलवेज अ क्राइटेरिया, यू नो, स्टेज प्रेजेंस, कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस, एंड मी माई सेल्फ, मैं जब भी परफॉर्म करती थी आई यूज्ड टू फोकस ऑन माई परफॉर्मेंस मोर टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। यू नो, इट्स लाइक कि अगर आप एक चीज में कहीं शॉर्ट कम हो रहे हो तो आप दूसरी चीज से उसको भर सकते हो। तो आई फील लाइक इट्स गुड दैट दे आर वर्किंग ऑन द परफॉर्मेंसेस, बट ये है कि प्रेशर नहीं लेना चाहिए, यू नो, जस्ट कॉन्फिडेंस अंदर से आए, एक्स्ट्रा बेफालतू का करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड बी फ्री, एंड इट्स नॉट इवन अबाउट परफॉर्मेंस, इट्स अबाउट इंजॉयमेंट। तो आप इंजॉय करोगे तो स्टेप्स, यू नो, क्राउड के साथ एंगेज करना वो खुद ही आ जाता है। मतलब बेसिकली अगर तो आप उस चीज के साथ कंफर्टेबल हो हाँ, एंड आपको आता है करना तो आप करो, बट पीयर प्रेशर में आके मत हाँ, करो, पीयर प्रेशर में आके मत क्योंकि करो। बहुत सारे लोग Yeah. ऐसा कर जाते हैं। नहीं, वो गलत हो जाएगा। जिस तरीके से आपने बहुत छोटी एज से, जैसे आपने खुद भी बताया 11th एज में जब मैं थी, हाँ। तब आप जो है रियलिटी शो में गए। ऑफ कोर्स आप स्कूल भी जाते होंगे उस टाइम पे, सो आप एकेडमिक्स में कैसी रही हैं कि स्कूल मैनेजमेंट ने फिर आपको किस तरीके से उस चीज में सपोर्ट किया है, कैसे चीजों को बैलेंस किया है, यानी कि आपके स्टडीज एंड आपका वर्क? वेल, ठीक है, तो जब मैं पहले जब मेरा पुराना स्कूल था उसके साथ मेरी थोड़ी सी एक स्टोरी है। तो हुआ क्या था कि जब मैं 11 इयर्स की थी, जब मैं 6th ग्रेड में थी, पहले मैं दूसरे स्कूल में थी। सो ऑफ कोर्स हर जगह के रूल्स होते हैं, मेरी अटेंडेंस इतनी नहीं थी क्योंकि मैं 6 महीने तक तो रियलिटी शो में थी, तो कितनी अटेंडेंस होगी। हाँ, तो उसके वजह से मेरे पुराने स्कूल ने मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया उस समय। ओके। सो उसके बाद एंड इट वाज लाइक मिड सेशन, यू नो, लाइक जब एग्जाम्स होते हैं तो कोई स्कूल लेता भी नहीं, तो तब हम इधर उधर गए। पर देयर इज दिस वन स्कूल जहाँ पे मेरी मॉम टीच करती थी उस समय, अभी भी करती हैं, बट द थिंग इज इट्स अ बॉयज स्कूल, बॉयज बोर्डिंग स्कूल। पर उधर ओनर से बात करी एंड ओनर जो थी उधर की, शी इंसिस्टेड दैट, यू नो, आई बिकम अ पार्ट ऑफ द स्कूल बिकॉज ऑफ माई टैलेंट, यू कैन से। सो उसके बाद तब मेरी एंट्री हुई बॉयज स्कूल में, द फर्स्ट तो गर्ल यानी टू जॉइन अ बॉयज स्कूल। अच्छा, पूरे स्कूल में सिर्फ बॉयज है, हाँ एक बॉयज जी। स्कूल में एक एक गर्ल है। लड़की। ये मैंने पहली बार सुना है। हाँ, तो तब ये स्टोरी शुरू हुई मेरी, हाँ। एंड इट वाज एक्चुअली नॉट बैड, उसका भी अलग एक्सपीरियंस था। स्टार्टिंग में लड़कों के लिए थोड़ा हार्ड होगा, मुझे लगता है मेरे लिए तो हार्ड नहीं था, पर बेचारे लड़कों के लिए हार्ड था कि उनकी प्राइवेसी छिन गई। हाँ। क्योंकि मुझे याद है, यू नो, होता है कि मतलब लड़की आ गए तो अब तो थोड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, जेंटलमैन टाइप रहना पड़ेगा इन एवरीथिंग। तो उनके लिए मुझे थोड़ा लगा, हाँ। बट दे वर ऑलवेज केयरिंग एंड दे ऑलवेज लुक्ड आफ्टर मी। देन धीरे धीरे time. दोस्ती हो गई होगी हाँ, धीरे सबसे। धीरे अभी भी इतनी नहीं होती, क्योंकि अभी भी अगर मैं किसी के साइड में खड़ी हो जाती हूँ, कुछ हो जाती है, तो वो बोलते हैं वो साइड में खड़ी हो यार, तो साइड में हो गई। तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होती है अभी भी बात हाँ। करने से कुछ लोगों को। हाँ, बट धीरे धीरे इट गॉट बेटर एंड दैट वाज हाउ मैं दूसरे स्कूल में आई। एंड दिस स्कूल वाज वेरी सपोर्टिव, लाइक इन्होंने हमेशा जब भी मैं शोज के लिए जाती हूँ या कुछ भी करती हूँ, they always push me, and teachers are also like very comforting. Teachers are like family here, so यहाँ पे, you know, it's like personal tuitions होते हैं ना, जैसे हाँ। क्योंकि बोर्डिंग स्कूल है तो बहुत कम बच्चे हैं, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कभी भी हो, आप चले जाओ टीचर्स के पास, टीचर्स मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट टीचर्स को सब अपडेट रहती है, मैं कहाँ जा रही हूँ, तो पूछते हैं कि तुम यहाँ पे कॉन्सर्ट के लिए गई थी, कैसा था, एंड ये सब, यू नो, इंस्टेड ऑफ लाइक प्रेशराइजिंग मी अबाउट स्टडीज, दे हैव डन दैट। एंड एकेडमिक्स में नॉट गोना लाए, लोग बोलते हैं कि बैलेंस करने में डिफिकल्ट होता है एंड ऑल दैट, पर आई फील लाइक इफ यू डोंट टेक इट एज स्ट्रेस, लाइक ऐसे नहीं लोगे तुम कि यार पढ़ाई करनी है, म्यूजिक भी है, बट म्यूजिक के साथ साथ पढ़ाई करोगे ना, लाइक मैं क्या करती हूँ, मैं जब पढ़ाई करती हूँ तो मैं म्यूजिक लगा के पढ़ती हूँ। अच्छा। आई फील लाइक इट्स मोर इजी गोइंग फॉर मी, लाइक दैट, क्योंकि आपका वो कंफर्ट जोन बन मेरा गया। कंफर्ट जोन है, तो इसलिए मेरे लिए हमेशा से इजी रहा है, एंड आई थिंक सो आई कैन से थैंक यू टू माय स्कूल आल्सो फॉर दैट। तो यस। सो मतलब आपकी, जैसे आपने बता ही दिया है कि अभी सपोर्ट करता है स्कूल, बहुत सारे, मतलब एक और चीज पूछ रहे हैं मुझे कि क्या ऐसा होता है कि जब बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा कर रहा होता है तो शायद टीचर्स और जो मैनेजमेंट है स्कूल का, उनको भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर आप रियलिटी शोज या अपना कुछ भी वर्क के थ्रू थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, बट अगर एकेडमिक्स में कोई बच्चा वीक है तो फिर क्या स्कूल भी थोड़ा आनाकानी करता है कि नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा या कुछ भी? मेरा स्कूल तो नहीं करता है, बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि नॉट ओनली मी, देयर इज वन मोर स्टूडेंट जो सिंगिंग में तो नहीं पर हॉर्स राइडिंग के लिए ही वेंट, एंड उसका एकेडमिक्स में ऐसा नहीं कि टॉपर है या फर्स्ट वो है, बट उसको भी दे सपोर्टेड द सेम, एंड उसको भी दे गेव द सेम लीव्स एंड सेम वो एंड सेम सपोर्ट।
हमेशा से प्रमोट किया उसको भी, हमेशा से लाइक पुश किया, मोटिवेट किया। सो दैट्स हाउ माय स्कूल इज लाइक। और मम्मा आपकी टीचर है, हाँ, मेरी मॉम तो टीचर है। उनका क्या था कि बेटा इधर ही ध्यान नहीं देना है, हाँ, उधर भी। मेरी मम्मी थोड़ी कंसर्न हो जाती है कि हाँ, सुनो पढ़ाई पे लाइक इम्पोर्टेंट है। पापा का है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। क्योंकि मेरे पापा बोलते हैं कि देखो शिकायना, जब तुम बड़ी हो जाओगी, जब तुम लोगों से मिलोगी, तो तुम अपने बोर्ड का पेपर लेके थोड़ी ना जाओगी कि हाय आई एम शिकायना एंड मेरे इतने मार्क्स आए थे। हाँ, हाँ। तो इज लाइक कोई भी मार्क्स आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये हुँ, है कि तुम जो भी करना चाहते हो उसको अपना 100% देना एंड फुल पैशन के साथ करना। एंड मम्मा उनकी यही बोलती है कि प्रायोरिटी है। दोनों को हाँ, बैलेंस करो। क्योंकि मम्मी को पता है कि मैं पढ़ाई में भी अच्छी हूँ ना, तो शी इज लाइक अगर तुम कर सकती हो तो क्यों नहीं करना करके। पर मैंने कभी इतना स्ट्रेस नहीं दिया है, सच बताऊंगी। बोर्ड्स में मैंने उनको बोल दिया था कि देखो अगर मेरे 94 से ऊपर आ गए, मेरा बस यही एम है कि मेरे 94 से ऊपर आ जाए। ठीक है, मैंने ये पहले से एम बोल है। दिया। हाँ, ये एम है मेरा। ठीक है कि 94 से ऊपर आ जाए, बस दैट्स ऑल मैंने बोला था। हाँ, एंड मम्मी को लग रहा था पता नहीं कैसे करेगी, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स बहुत गंदे गए थे। अच्छा। मैंने बोला था मम्मी प्री बोर्ड्स है, लाइक ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता मत करो, मैं कर लूंगी, क्योंकि हाँ, मुझे था अपने ऊपर कि मैं कर लूंगी। हाँ। तो वो मम्मी वो ये सारे टीचर्स बोल रहे हैं प्री बोर्ड्स में अच्छा नहीं किया है, क्या है वो है। बट देन बोर्ड्स में मैंने किया एंड जब मार्क्स आए तो मुझे 95.6, सब में 90 अबव, 95, 98, हुँ, एक दो में तो 98, 98, 99। हाँ, और फिर एक बार फिर से चेक करूं मैं, तो रिफ्रेश करके देखा था तो परसेंटेज वाज 95.6%। ओके। तो आई वाज लाइक मैंने बोला कि आपको 94 से ऊपर आएंगे, मेरा एम था नहीं वही था। देखो, जितना आपने एम किया है ना, इतने हाँ। में 1-2 लोग और पास हो सकते हैं, है ना? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो अपनी स्टडीज़ को लेके हाँ, और साथ ही साथ आप अपनी सिंगिंग को लेके भी। हाँ, और शायद कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है ये आपके पेरेंटिंग की वजह से, जो आपके पेरेंट्स की पेरेंटिंग है, क्योंकि मम्मा आपकी पूरा आपकी पढ़ाई पे फ़ोकस करती है, वहाँ कैन से कॉन्फिडेंस रखती है हाँ। एंड पापा आपकी सिंगिंग पे कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो आई थिंक वो दोनों का मिक्सचर बोल सकते हैं। आपकी चीज़ों पे बैलेंस हुँ, कर रहा है। शिकायना, आप जो है अब उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है, उनके कुछ इनिशिएटिव्स के साथ में भी जुड़े हो हुँ, हुँ। और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, उसके आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। आई थिंक 2019 2019 यस, है ना? 2019 यस। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने कैसे आपको अप्रोच किया इस अभियान के लिए? जहाँ तक मुझे याद है मेरे पापा से बात हुई थी, बट ओके, आई वेंट टू द ऑफिस एंड दे सेड दैट हम लोग आपको फेलिसिटेट करना चाहते हैं अच्छा। एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप टेलीविजन में आए एंड आपने उत्तराखंड का नाम रोशन किया एंड यू आर अ गर्ल चाइल्ड, सो इट्स अ प्राउड थिंग फॉर अस। हुँ, तो तब करा था उन्होंने 2019 में एंड उसके बाद से ही मैंने खुद इनिशिएटिव्स लेना शुरू किया। आई रिमेम्बर कोविड के टाइम से फिर मैंने सोशल वर्क भी शुरू किया, तो ऐसे शुरू हुआ ये सब। ओके। तो इस अभियान के, क्योंकि जब गवर्नमेंट कोई अभियान पे फोकस करती है और आप क्योंकि एक ब्रांड एम्बेसडर हो उसके, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर बहुत सारे कुछ ऐसे काम भी होते होंगे उसके अंदर, तो क्या-क्या करने का मौका मिला है? एकदम गवर्नमेंट पब्लिक के से बीच में जाके? गवर्नमेंट से इतना तो नहीं मिला है, बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ तक मुझे याद है। बट हाँ, हमने खुद कैंपेन्स बहुत किए हैं, खुद ओके। इनिशिएटिव्स बहुत लिए। जस्ट आप एम्बेसडर हो, ब्रांड हाँ, एम्बेसडर, बट ऐसा कुछ हुआ इतना नहीं है। लाइक उनके प्रति तो आई डोंट थिंक सो। एंड बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, हुँ, जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आता है हुँ, क्या हुँ। है। आपको आज के इस टाइम में आपको लगता है कि अभी भी इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए? क्या अभी भी लोगों की थिंकिंग ऐसी एग्ज़िस्ट करती है? हाँ जी, अभी भी बहुत सारी जगहों में मुझे लगता है, स्पेशली द रूरल एरियाज़ जो है, जो विलेज एरियाज़ हैं, उधर आई फील लाइक अभी भी बहुत ज़रूरत है कि हम लोग बेटियों के बारे में अवेयर करें लोगों को, दैट इक्वालिटी के बारे में बेसिकली अवेयर करें कि हुँ, लाइक इट्स नॉट अ बोझ बट इट्स अ ब्लेसिंग। हुँ, बेटियाँ जो है वो बोझ नहीं बट एक ब्लेसिंग है हुँ, एंड इट्स द सेम, एंड उनको भी सेम अपॉर्चुनिटीज दे जो दूसरे जेंडर्स को भी मिल रही है, दैट्स ऑल। एंड आई थिंक सो मेनली रूरल एरियाज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आई फील लाइक उनको अवेयर करना थोड़ा, आई थिंक सो गवर्नमेंट को थोड़ी सी वर्कशॉप्स एंड ऑल उस एरियाज में, उन एरियाज में रखनी चाहिए, हुँ। नॉट ओनली अबाउट एजुकेशन बट अबाउट सैनिटरी थिंग्स, हाइजीन एंड ऑल, उनको बहुत सारी चीजों के बारे में अवेयर करना है। हुँ। So I feel like that is necessary still, of course. कोई ऐसा केस आया है आपके सामने, मतलब कोई भी ऐसा केस किसी गर्ल चाइल्ड के बारे में या किसी भी गर्ल के बारे में कि यार उसको पढ़ाई में इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है फैमिली वाइज या किसी भी वजह से, कोई ऐसा केस?
ऐसा एक स्पेसिफिकली तो नहीं आया है, बट आई हैव सीन लाइक लोग हमें मैसेज करते हैं कि कि हमारे पेरेंट्स हमें इसमें सपोर्ट नहीं करते हैं, म्यूजिक में सपोर्ट नहीं करते हैं, इसमें सपोर्ट नहीं करते हैं। लाइक आई एम अ गर्ल, मुझे याद है एक बार मैं एक जगह वर्कशॉप के लिए गई थी, तो वो लड़की रो रही थी कि आपके पास इतने अच्छे पापा हैं कि वो आपको म्यूजिक सिखा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं है, एंड ऐसे करके। तो होता है बहुत सारी जगहों में तो अभी भी है। बट मुझे याद है वो लड़की कुछ दिनों के लिए पापा ने उसको क्लासेस दी थी, बोला अच्छा। था कि हमारे यहाँ सीखने आ जाए नॉल, तो वो आती थी दूर से अपना कुछ वो सब करके। ओके। तो वही है, मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारी जगहों में यू हैव टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द थिंग्स कि सबको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, एंड सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। राइट। आप जैसे कि आपने खुद भी कहा अभी कि लॉकडाउन के टाइम पे आप लोगों ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, आप सोशल वर्क करते हो, कोई एनजीओ नहीं है बट आप हाँ। सोशल वर्क करते हो, क्योंकि मैंने आपका इंस्टाग्राम चेक किया तो वहाँ पे काफी सारे वीडियोस है। तो सोशल वर्क बहुत सारे ऐसे सिंगिंग आर्टिस्ट मतलब सिंगर्स है, जैसे कि पलक मुच्छल हो गए, या फिर अगर हम एक्टर की बात करें सलमान खान, ये सभी लोग जो है बहुत सारे लोग सोशल वर्क करते हैं, कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करते हैं। आपका सोशल वर्क करने का आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बिकॉज़ आप एक बार करते हो तो लोग आपसे होप करने लगते हैं। हाँ। एक उम्मीद बन जाती है कि यार वो लोग करते हैं, वो हमारी मदद करेंगे। फिर उस एज में अपने फादर के साथ इस तरफ स्टेप लेना, वो आइडिया कहाँ से आया एंड शुरुआत किसके साथ हुई थी फर्स्ट? ओके, तो जो सोशल वर्क है इसकी शुरुआत हुई थी कोविड के टाइम पे। सो कोविड के टाइम पे इट वाज लाइक बहुत डिफिकल्ट सब फैमिलीज के लिए, कोई ना कोई मेंबर अपनी फैमिली का खो रहा था, कुछ ना कुछ हो रहा था। देन मसूरी में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि टूरिस्ट से ही चलता है, मसूरी टूरिज्म से चलता है, एंड राइट। देन देयर वर नो टूरिस्ट। बहुत सारी चीजें हुई। तो मुझे याद है मेरे पापा के दोस्त थे, एंड उन्होंने हमसे मदद मांगी थी। उन्होंने बोला था कि देयर इज दिस फैमिली जो मेले में उनका फूड स्टॉल हुआ करता था, एंड मेला ऑफ कोर्स कोविड में कैसे चलेगा। तो दे वर इन अ वेरी बैड कंडीशन, बहुत बुरी हालत थी। मुझे याद है फैमिली में जो लेडी थी, शी हैड कॉम्प्लिकेशंस एंड शी वाज प्रेग्नेंट। शी वाज 9 months प्रेग्नेंट एक्चुअली, एंड शी हैड सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। देन उनकी जो दादी थी, शी वाज लास्ट स्टेज टीबी कैंसर उनको था, लास्ट स्टेज। एंड जो सिस्टर थी उनको एचआईवी पॉजिटिव, शी वाज लाइक एचआईवी पॉजिटिव। तो बहुत मुश्किल हो रही थी उनको, एंड मुझे याद है मेरे पापा के दोस्त ने पूछा था कि हम मदद कर सकते हैं। तो हम लोग भी बहुत डिफिकल्टीज में थे उस समय, क्योंकि सब लोग कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी सबकी फैमिलीज में। पर हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग ऐसे ही एज अ थॉट था, इतना हमें पता नहीं था कितना सक्सेसफुल होगा क्योंकि पहली बार कर रहे थे। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, अपना जो सोशल साइट है, सोशल मीडिया है, लेट्स बिकम अ ब्रिज। तो हम बने ब्रिज बिटवीन द पीपल हु कुड हेल्प एंड बिटवीन द पीपल हु वर इन नीड ऑफ हेल्प। तो ऐसे शुरू हुआ ये। एंड उस समय मेरे मुश्किल से 100K भी नहीं होंगे, आई थिंक सो, मुझे नहीं लगता मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी थे, 90 के अराउंड होंगे शायद से। एंड तब हमने शुरू किया, हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम्स करी, एंड उसमें नीचे लाइक अकाउंट इन्फॉर्मेशन देके, पेमेंट इन्फॉर्मेशन देके हम लोगों ने गाने गाए बहुत सारे। एंड हमने बोला अगर आपको अच्छा लगा एंड इफ यू फील लाइक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फैमिली की मदद कर सकते हैं, सो प्लीज कंट्रीब्यूट करिए, डोनेट करिए। एंड सक्सेसफुली, उस समय इतना तो नहीं, बट हम लोग 1 लाख रेज कर पाए उस फैमिली के लिए, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम। तो वी वर रियली हैप्पी कि हम लोग ऐसे कर पाए। एंड आई रिमेम्बर देयर वाज दिस वन पर्सन जो एक एंजल बन के आया हमारे उसमें, एंड ही कंट्रीब्यूटेड अराउंड 50,000, तो उन्होंने कंट्रीब्यूट करे। एंड इट वाज वेरी रैंडम। लास्ट डे हम लोगों ने 1 हफ्ते तक रेज करने की कोशिश करी, एंड लास्ट डे में ही केम एंड ही हेल्प्ड अस, ही रेज्ड 50,000 फॉर अस, ही कंट्रीब्यूटेड 50,000 अकेले। एंड या आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन इंसान ने ऐसा किया। एंड उधर से फिर शुरू हुआ। एंड आई रिमेम्बर कि जिस दिन हमने ये रेस किया, हम लोग कैश लेके जा रहे थे, उसी दिन जो लेडी थी, प्रेग्नेंट लेडी, उनको थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हुई, एंड शी वाज बट सक्सेसफुली एबल टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। एंड उन्होंने, जब वो हॉस्पिटल में गई मैं, उन्होंने वो बच्चा मेरे हाथों में पकड़ाया, एंड उन्होंने बोला कि आप इसकी गॉड मदर है। तो मेरे लिए वो फीलिंग बहुत अच्छी थी, एंड आई स्टिल रिमेम्बर, वो हमेशा याद रहेगा मुझे। एंड आई फील लाइक दैट वाज अ मोटिवेशन
टू कीप डूइंग दिस वर्क। एंड जैसा मुझे हमेशा मेरे पापा ने बोला है कि म्यूजिक इज हीलिंग, म्यूजिक कैन हील पीपल, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू विद माय म्यूजिक। एंड वो एक म्यूजिक आपका एक जरिया बन गया है। एक जरिया बन गया है, एक ब्रिज बन गया है। हाँ। एंड आई एम ग्रेटफुल कि जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं वो हमेशा हमारी मदद करते हैं। एंड ऐसे ही मेरे कैंपेन शुरू हुए, तो इट स्टार्टेड विद दिस, देन आफ्टरवर्ड्स जैसा मैंने बोला मसूरी में टूरिज्म की वजह से हाँ टूरिज्म की वजह से ही मसूरी चलता है। तो Right. जो रेस्टोरेंट्स में काम करते थे लोग, जो फैमिलीज थी, दे वर सफरिंग अ लॉट। तो फिर हमने उस समय 500 फैमिलीज के लिए एक महीने का राशन रेज किया, इकट्ठा किया, अच्छा। अगेन विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक। एंड फिर एक कैंसर पेशेंट थी, किडनी पेशेंट थी, उसके लिए भी हमने अराउंड 1 लाख रेज किए। फिर धीरे धीरे करके अमाउंट बढ़ता गया। तो अभी हमारे रिसेंट कैंपेन्स में हम लोग एक स्कूल की मदद कर रहे हैं, बिच पावक करके, जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, ओके। पावक डिस्ट्रिक्ट में है। तो उधर के लिए हमने अराउंड 3 लाख 4 लाख इकट्ठा कर लिए थे रेनोवेशन के लिए। तो अभी भी उसी में काम चल रहा है। उसके लिए हम लोगों ने सिक्किम में परफॉर्म किया, इवन यहाँ पे बहुत सारे स्कूल से उधर कॉन्सर्ट्स करे, ताकि हम लोग फंड रेज कर पाए। ऑनलाइन ही इस बार, ऑफलाइन भी किया, ताकि हम लोग हेल्प कर पाए। एंड साथ ही साथ देहरादून में एक ऑर्फनेज है, अपना अच्छा। घर अच्छा। करके, जहाँ पे सारी लड़कियां हैं। तो उधर भी हम लोग जाया करते हैं कभी कभी म्यूजिक क्लासेस देने, उनके साथ बैठने, बात करने। उस समय मुझे याद है उनके लिए भी हम लोगों ने उनको एक कीबोर्ड गिफ्ट किया, म्यूजिकल ओह। इंस्ट्रूमेंट, ताकि वो लोग म्यूजिक सीख पाए। सीख पाए। एंड ऐसे ही चलते रहता है बस सोशल तो मीडिया। अभी तक कितने लोगों की आप मदद कर चुके हैं? आई थिंक सो अभी तक 10-11 कैंपेन्स तो हो ही गए होंगे हमारे, ओके। एंड चल रहे हैं ऑनगोइंग। हाँ, क्योंकि मुझे याद है एक कैंपेन था जो कि ऑन स्टेज आपने परफॉर्म किया था, वो भी कुछ ऐसे ही था। और वहाँ पे मेरे कोई नोन, पता नहीं उन्होंने होस्ट किया था या क्या किया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ओके, गॉट इट, हाँ। गॉट इट। वो बिच पावक के लिए था, अच्छा, तो उसी ठीक है। स्कूल के लिए हम लोगों ने परफॉर्म किया था। ओके। सो अब थोड़ा-सा गाना हो जाए, बिकॉज़ ओह, ओके। आप क्योंकि आई गेस नेपाली में भी गाते हैं, हाँ, नेपाली में भी गाती क्योंकि हूँ। आप नेपाली हो? हाँ, हाँ, आई एम गोरखाली। अच्छा, गोरखाली हो। हाँ जी। तो आपने बहुत सारे वैसे तो कवर सॉन्ग गाए हैं, तो कुछ कवर सॉन्ग्स या एक सबसे पहले नेपाली? नेपाली से शुरू करते हैं ओके, कि नेपाली, ओके, अगर आप देखते हैं। हाँ, कंफर्टेबल हो ज़रूर, तो, ज़रूर, ज़रूर। ठीक है? तो नेपाली से ओके। शुरू करते हैं, देन उसके बाद जो भी कवर सॉन्ग आपको सबसे अपना अच्छा लगता है हुँ, गाना, देन हम वो सुनेंगे। ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा। ओके। को तिमी जो सपनाभरि हँसाएर जाँदछौ, को तिमी जो कल्पना बाहिर निस्कन दिँदैनौ चिनिननी। तर सुन्दर छ संसार बेपन भन्दा त्यही, तर सुन्दर छ संसार बेपन भन्दा त्यही। गाह्रो छ नि पर्खन त धैर्य सेखिरहेछु, कुन दिन भेट्ला भने माया बचाइरहेछु। को हौ तिमी जो सपनाभरि हँसाएर जाँदछौ, को हौ तिमी जो कल्पना बाहिर निस्कन दिँदैनौ चिनिननी। तर सुन्दर छ संसार बेपन भन्दा त्यही, तर सुन्दर छ संसार बेपन भन्दा त्यही। म्यूजिक की लैंग्वेज से हमने समझ लिया है उस गाने को, क्योंकि ओके। वैसे तो समझ में आया नहीं, हाँ। बिकॉज़ मुझे नेपाली नहीं आती है, बट म्यूजिक क्योंकि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज ट्रू। है, तो हम समझ सकते हैं उससे। बहुत खूबसूरत आपने गाया। थैंक यू। एंड अब एक हिंदी कवर सॉन्ग, ओके, जो भी, हाँ, जो भी आपको अच्छा लगता है, ओके, कौन सा गाया जाए? किसी का भी, कौन जिसका सा गाया जाए? ओरिजिनल कह दूं क्या? हाँ, ठीक है, तो हमारा एक ओरिजिनल गाना है,
तो ये हम लोगों ने लिखा था। मुझे जगह का नाम तो नहीं पता क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ। पर एक चाय की टपरी है, लाइक अच्छा। साइड में बहुत बड़ा सा पेड़ है और साइड में एक चाय की टपरी है, तो उधर बहुत अच्छी चाय मिलती है आपको। ओके। तो बारिश के मौसम में जब उधर जाते हैं तो अलग ही मजा आता है। तो ये हमने मानसून टाइम पे लिखा था। मानसून ही चल रहा है। मानसून ही चल रहा है अभी फिर से। बारिश भी हो रही हाँ, है। बारिश भी हो रही है। हाँ, तो तो मौका भी है, दस्तूर भी है, तो आप गा दो। तो लेट्स सिंग दिस सॉन्ग। तो ये ओरिजिनल है, थोड़ा सा गाती हूँ मैं, ठीक अभी है। कहीं निकला नहीं है और एनीथिंग लाइक दैट, बट ओके, फील के लिए गाया जाए ठीक है, क्योंकि ठीक है। सिचुएशन ऐसी है अभी हाँ, एंड मुझे बादलों की भी आवाज आ रही है। ओके। तो 1 2 3 एंड तू और मैं और ये बारिशें चाय की टपरी में हम खड़े भीगे से टपकती वो बारिश की बूंदें झपकती हुई तेरी पलकें। काश वक्त यही थम जाए, आरज़ू है यही खो जाए, उम्र भर तेरे संग तू और मैं और ये बारिशें चाय की टपरी में हम खड़े भीगे से टपकती वो बारिश की बूंदें झपकती हुई तेरी पलकें। काश वक्त यही थम जाए, आरज़ू है यही खो जाए, उम्र भर तेरे संग। थैंक तो यू। ये मुझे लग रहा है अभी रिलीज नहीं हुआ है, अभी तो बिल्कुल नहीं हुआ है ना? तो ये हम ही थे लकी लिसनर, सबसे पहले सुनने वाले। वन ऑफ द फर्स्ट लिसनर्स हाँ। कैन से। मुझे लगता है कि हो सकता है कि हमारे ज़रिए थोड़ा-सा लोगों को एक हिंट भी मिले, काइंड ऑफ अ ट्रेलर, काइंड ऑफ कैन से है ना? स्नीक पीक। हाँ, एक टीज़र सा उनको मिल Sneak जाएगा कि शिकायना का एक गाना आने वाला है बहुत ही जल्द, और मानसून चल रहा है आई गेस। कब आप इसे रिलीज़ करने वाले हैं? अभी तो नहीं, बट लेट्स से सून इनफ, ओके। सून। अच्छा, ठीक है। शिकायना, जब भी आप स्टेज पे जाते हो, मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है आप वो बताइएगा, क्योंकि आपको बहुत ही छोटी एज से गॉड ने गिफ्ट दिया है आपकी वॉइस, और मे बी भगवान ने एक आपके लिए अलग रास्ता पहले से चूज़ करके रखा है और उस पे आपने मेहनत करी है, इसलिए आप शायद इतने आगे भी पहुँचे हो। थैंक यू। तो क्या आप भी जब भी स्टेज पर जाते हो, कोई ऐसा रिचुअल है जो आप हमेशा करते हो स्टेज पर परफॉर्म करने से पहले, या कुछ याद करते हो, थोड़ी देर बैठते हो, या कुछ भी हो सकता है? रिचुअल वही कि जब मैंने बोला था कि जब मैं क्राउड को देखती हूँ, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार 100 लोग हैं यार कैसे गाऊंगी, मैं बोलती हूँ बस 100 लोग, और भी हो सकते थे। हाँ। तो ये सोच के थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको, पता है यार आप इतना सोचते नहीं हो उसके बारे में और आपको डर नहीं लगता है। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, कभी भी मुझे लगता है या कुछ भी होता है एंड मैं बस अपने आप को याद दिलाती हूँ कि शिकायना जस्ट एंजॉय द स्टेज। तुम्हें स्टेज मिला है, उसको एंजॉय करो, परफॉर्मेंस दो, खुद ही एनर्जी आ जाती है, पता है स्टेज में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। हाँ, तो वही। बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं हाँ इंस्टाग्राम पे, जी, तो इस सोशल मीडिया वाले ज़माने में ट्रोलर्स भी है क्या? ऑफ कोर्स ट्रोलर्स हमेशा होते हैं। तो क्या कहते हो? वैसे पढ़ते हो आप, कमेंट्स पढ़ते हो? हाँ, पढ़ती हूँ मैं, सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं एक्चुअली। अच्छा, ठीक है। तो कोई ऐसा है, मतलब आप, मुझे वैसे लगता नहीं, क्योंकि सिंगिंग एक ऐसा ज़रिया है, वहाँ पे भी अगर कोई लोग ट्रोल कर रहे हैं, जब कोई अच्छा गाता है, हाँ, अगर कोई नहीं गाता तो उसको तो ट्रोल करते हैं, लेकिन किस टाइप के ट्रोलर्स क्या-क्या लिखते हैं आपको? वेल ऐसे कोई कभी आपको स्पेसिफिकली हँसी भी आ गई हो उस बात पे कि क्या लिखा है? इतना ज़्यादा ट्रोल नहीं करते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि कभी-कभी लोगों को मेरा स्टाइल अच्छा नहीं लगता है, तो वो बोलते हैं कि I've ruined the song and everything, which is okay, understandable, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव है, सबका अलग-अलग टेस्ट होता है। So I just take it as like, you always have an option to swipe, है ना? अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग सकता है, तो I don't think so आपको कुछ बुरा भी लिखना चाहिए, to be honest, that's what हाँ, I feel. Instead of spreading negativity, I feel like you should always spread positivity, राइट। you know. बट एनीवेज लोग लिखते हैं क्योंकि हाँ,
क्यों नहीं लिखेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, तो कुछ भी तो लिख रहे हैं बहुत बट सारी चीजें। हाँ। कभी कभी हाँ यही वोकल्स को लेके कि मतलब रूइंड है, कभी कभी लोगों को लगता है कि आप ऑटो ट्यून लगा के गा रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब हम रील्स पोस्ट करते हैं, तो अगर आप नॉर्मली एक वीडियो बनाओगे ना रॉ, राइट। तो बहुत आवाजें आती है पीछे, लाइक गाड़ी की आएगी, कभी हवा की आएगी, कभी इंटरप्शंस होगी। तो ऑफ कोर्स अगर आपके पास स्टूडियो है तो आप उसको पहले रिकॉर्ड करोगे एंड तब हम पोस्ट करते हैं, ताकि व्यूअर्स को भी अच्छा लगे एंड एंजॉय भी कर पाए वो, एंड वो फिर बाद में अगर उनको कोई वीडियो बनाना है उसमें, तो वो यूज कर सकते हैं। पर लोग इसको गलत वे में ले लेते हैं, ये बोल के कि आपने ऑटो ट्यूनर लगाया है, जबकि हमने बस रिकॉर्ड किया है। ऑटो ट्यूनर आई डोंट थिंक सो लोग लगाते हैं, कोई भी नहीं लगाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट पीपल टेक ऑटो ट्यूनर एज समथिंग एल्स। लोगों को लगता है कि ऑटो ट्यूनर से मतलब पिच करेक्शन और ये सब वो सब हो सकता है, पर हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टूडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑटो ट्यूनिंग आर लाइक टू डिफरेंट थिंग्स। पर हाँ, अब मैंने बोला कि चलो रॉ ही करते हैं, अगर लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है तो हम रॉ रिकॉर्ड करते हैं। तो उसमें भी लोग बोलते हैं कि ये रिकॉर्डेड है, स्टूडियो रिकॉर्डेड है, ये ऑटो ट्यूनर है। तो यू नो बहुत सारी चीजें होती है जो लोगों को समझ नहीं आती है, तो assumptions बहुत लगाते हैं लोग, यू नो। बट आई जस्ट टेक इट एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड वी मूव ऑन। मैं उनको कह देती हूँ जो लोग आपको ऐसा कहते हैं कि भैया अगर इतना शक है तो जहाँ ये लाइव परफॉर्म करेंगी उधर हाँ, चले आप जाना, लोग लाइव भी आ फिर सकते उसके हैं। बाद अपना जजमेंट देना कि ऑटो ट्यून है या फिर True, true, लाइव ये गाती है, true. रॉ इनकी वॉइस है। यार मतलब वो कहने वाले बहुत सारे होते हैं, जितने कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। बट देन अगेन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। राइट। और एक और चीज वो ये कि अभी ना एक दौर चल पड़ा है इंडी सिंगर्स का। मैं बहुत मतलब कितने साल हो गए, आई गेस अब 5-6 साल से इंडिपेंडेंट सिंगर, इंडिपेंडेंट जो आर्टिस्ट है वो अपने सॉन्ग्स लेकर आ रहे हैं, और बहुत सारे हिट इंडिपेंडेंट true. आर्टिस्ट है जिनको अब मुझे लगता है कि लोग सुनना इतना पसंद करते हैं, उनके लाइव शोज में जाते हैं, इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट हाँ सब जी, होते हैं। हाँ जी। तो आप एज अ सिंगर कैसे देखते हो इस अपॉर्चुनिटी को जो इंडिया में अब जाके फाइनली आई है? इट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पीपल आर अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल म्यूजिक मोर, क्योंकि ओरिजिनल म्यूजिक में आप अपना दे सकते हो, यू नो, लाइक यू कैन शो लाइक हु आई एम। मूवीज में क्या होता है, आप किसी और के लिए गाते हो, so it's like हाँ। आपको एक स्टोरी फॉलो करनी है, यू नो। बट अभी भी मुझे लगता है इंडिया में इतना नहीं आया इंडी म्यूजिक, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जिन लोगों को हम लोग जानते हैं, लाइक हमारी जनरेशन यूथ जानती है, उनको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। बट धीरे धीरे बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट, एंड इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द इंडी सिंगर्स कि वो लोग अपने जज्बात दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपने टैलेंट के थ्रू। एंड या आई एम हैप्पी दैट इट्स हैपनिंग एक्चुअली। तो यही है, एंड आशा करती हूँ कि और बढ़े एंड और उभर के आए, यही है बस। ओके। एंड क्योंकि अभी तक आप अभी स्कूल चल ही रहा है, हम्म। अब आपका ये लास्ट ईयर है, 12th लास्ट है, ईयर तो मे बी क्या ये कारण रहा है कि आपने अभी प्रॉपरली अपने सॉन्ग्स रिलीज नहीं किए हैं? कैन से क्या बोल इसके सकते हैं। बाद आप प्रॉपरली इस पे फोकस हाँ करने जी, वाले हो? बोल सकते हैं। तो अभी मेरा लास्ट ईयर है, बोर्ड ईयर, 12th, एंड फिर आई बी फ्री, एंड तब हम लोग अच्छे से म्यूजिक में काम करेंगे, फोकस करेंगे थोड़ा। गॉड नोज, मे बी मैं फिर से एक रियलिटी शो में आऊँ, यू नेवर नो, कुछ भी हो Okay. सकता है, बट लेट्स सी, वर्किंग ऑन इट, एंड आई हाँ। होप कि लोगों को अच्छा लगे एंड लोग रहे उस टाइम तक हमारे साथ, एंड और भी लोग आए इस कम्युनिटी में, हमारी फैमिली का हिस्सा बने। तो यही होप है, एंड यस। एक चीज मैं मिस आउट कर गई जो मैं स्टार्टिंग में पूछना चाह रही थी हाँ। एक्चुअली, वो ये थी कि जब आपने फर्स्ट रियलिटी शोज किया, उसके बाद भी आपने कुछ रियलिटी हाँ शोज जी, हाँ करे जी। हैं, तो आपको कुछ सिंगर्स के साथ में जो कि लेजेंडरी सिंगर्स हैं उनके साथ काम करने का मौका भी ओह मिला? हाँ, हाँ, कौन कौन थे वो? ओके। तो वॉइस इंडिया किड्स के बाद मैंने सुपरस्टार सिंगर किया, फिर मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट के लिए हम लोग से ऑडिशन के लिए गए। तो उसके बाद मुझे याद है हिमेश सर ने कांटेक्ट किया, तो हम लोगों ने हिमेश रेशमिया सर के साथ उनके कुछ ओरिजिनल से उसमें काम किया। देन उसके साथ साथ मुझे शमी टंडन जी, आनंद मिलन जी, इन सब के साथ काम करने का मौका मिला। एंड मेरा जो फर्स्ट डेब्यू था, जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, वो था सुमेरु मूवी में, जो अच्छा। उत्तराखंड के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर हाँ। अविनाश जानी, उन्होंने ही बनाई है। ओके। एंड उस समय मुझे मौका मिला शान सर के साथ एक डुएट गाने का उस मूवी में, तो दैट वाज माय फर्स्ट डेब्यू, एंड ऐसे शुरू हुआ। एंड अभी तक मैंने, इवन राम संपत जी गेव मी सम ऑफर्स, तो आई एम ग्लैड लाइक कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। तो अभी ऐसे ही चल रहा है, एंड मैंने इन सारे लोगों के साथ लाइक हमने काम किया है अभी। तो जब डेब्यू किया शान सर के साथ सीधे
कैसा था वो मतलब? बहुत अच्छा था। और शान सर मेरे उन्होंने कोच क्या भी कहा थे। आपको जब आप शान गए? सर तो एक्चुअली शान सर मेरे कोच भी थे द वॉइस इंडिया किड्स में, राइट? हाँ, तो उन्होंने जब सुना लाइक उनको जब ऑडियो मिला, उन्होंने बोला कौन गा रही है लड़की करके, तो उन्होंने शिकायना, ओह शिकायना तो मेरी वो थी एंड ऑल दैट। हाँ, तो उन्होंने फोन किया, हम लोगों ने बात करी एंड ही वाज लाइक यू आर डूइंग ग्रेट एंड हाँ। कीप डूइंग इट एंड एवरीथिंग। ही इज स्टिल इन टच एंड ऐसे ही चल रहा है एंड ही वाज वेरी हैप्पी दैट लाइक लाइक मैंने डू इट गाया उनके साथ। आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई गॉट टू सिंग इट, डू इट विद वन ऑफ माय कोचेस द वॉइस हाँ, इंडिया किड्स के। सो इट वाज लवली। तो ये डेस्टिनी है जो कि घुमा-फिरा बोल के सकते हैं, बोल लेके सकते आ हैं। रही है। यस, एंड बोल सकते हैं। हम भी ये होप करते हैं कि आप जल्दी हमें फिर से वापस किसी न थैंक किसी यू शो पे वेरी दिखो, मच। ताकि आपके लिए और भी रास्ते खुलते चले जाएँ। थैंक यू। एंड अभी जो है आगे का क्या कुछ है विज़न कि क्या करना है? जैसे आपने पहले भी कहा 94% मेरा एम था। तो इधर हाँ। पक्का इधर अपने फ्यूचर के लिए भी आपने कुछ ना कुछ हम्म। एम सोच के रखा होगा कि मुझे ये तो अचीव करना ही करना है। वेल यही है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो ओरिजिनल्स हैं वो बस जल्दी से बाहर आए हुँ, एंड और लोग सुने उसको थोड़ा सा। अभी और अपना सोशल मीडिया एक्सपैंड करना है मुझे, हुँ, अभी एंगेजमेंट बढ़ानी है, वही चल रहा है अभी। एम तो वही है एंड मेरा मेन एम है लाइक लोगों की मदद करना। सो लाइक आई वांट कि जैसे जैसे लाइक हमारी फैमिली बढ़े वैसे और मदद आएगी, हुँ, तो वो भी चलता रहे साथ ही साथ मेनली म्यूजिक में, हुँ। म्यूजिक के साथ साथ। एंड देन ट्रैवलिंग, मुझे कॉन्सर्ट्स करना बहुत अच्छा लगता है। सो आई अच्छा, होप कि मैं इंडिया के बाहर भी कर पाऊँ, ओके। ट्रैवल एंड इंडिया के बाहर भी शोज़ कर पाऊँ। तो हुँ। बस यही एम है। ओके, सो अभी जो है हम इस पॉडकास्ट का लास्ट एंड ले रहे हैं उहुँ। और उसके लिए मैं एक छोटा-सा रैपिड फायर कर रही हूँ, जिसको ओके, फटाफट से 1 वर्ड्स में अगर आप जवाब दे सको तो बहुत ही बढ़िया ओके, रहेगा। ओके, ओके। ज़्यादा नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन्स हुँ। हैं। सो सबसे पहले कि आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन-सा है? वैसे तो वाह! बहुत सारे होंगे, लेकिन ये एक एक बताना ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट होता है ना, है। इट्स लाइक तभी तो ये रैपिड फायर में है। आपको पता है हाँ, मेरे जो मम्मी-पापा है ना, वो बोलते हैं कि मैं ट्यूबलाइट हूँ, क्योंकि मेरे रिफ्लेक्सेस बहुत स्लो है। अच्छा, तो कोई ऐसे मुझे कुछ करने के लिए बोलता है ना, हाँ, तो मेरा 5 मिनट बाद रिस्पॉन्स आता है कि आपने बुलाया था। तो पता नहीं मैं रैपिड फायर कर पाऊँगी या नहीं, नहीं कर पाएँगी आप। पर हम्म बताओ। फेवरेट सॉन्ग कौन-सा बोलूँ? जाने तो ये जाने ना। जाने तू या जाने ए ना, फ़िल्म नहीं, से जाने तू या जाने ना। तू बोले मैं बोलूँ, ए आर रहमान। ओके, ठीक है। एंड इफ यू कुड हैव एनी सुपर पावर टू एनहांस योर सिंगिंग, व्हाट वुड इट बी? एनहांस माय सिंगिंग, अनलिमिटेड वोकल रेंज। ओके। डू यू हैव एनी लकी चार्म और रिचुअल्स बिफोर परफॉर्मिंग? नॉट रियली, जस्ट दैट इतने लोग क्यों हैं? और भी हो सकते थे। अच्छा। डू यू हैव अ फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? द गिटार आई कैन से एंड माय वोकल्स। Okay. And if you were a superhero, what would your special power be? आई वुड चूज़ टेलीपोर्टेशन टू बी ऑनेस्ट, बट एनीवेज़ वो तो फिर मेरे फ़ायदे के लिए हो जाएगा, बट या ठीक है। What's your go-to snack during rehearsals? गो टू स्नैक्स, चॉकलेट्स एंड Chocolates and chocolates. हाँ, वाह! Just chocolates. या चॉकलेट्स। ठीक है। And lastly, कोई ऐसा Gen Z slang जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो? रियल लाइक मतलब लाइक कोई मुझे बोलता है ना कि मतलब लाइक यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, रियल, दैट्स इट, रियल। कि ये रियलिटी है। हाँ, रियल फॉर Okay. रियल, लाइक बोलते हैं ना, हाँ सही में यार, बस रियल, दैट्स इट। Okay. तो मेरे दोस्त लोग भी तंग आ गए कि भाई तुझे जो भी बोलो, कुछ भी बोलो, यस एंड अप विद द रियल, दैट्स इट। तो मैं आपसे कोई एक स्लैंग पूछूं जिसका मतलब आपको पता है ऑफ या नहीं है? कोर्स, मैं चेक करती हूँ कि श्योर, आपको पता है या नहीं ओके। है। गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो गुची का क्या मतलब है? गुच्ची? यस। नहीं, मुझे नहीं पता। मैं बताऊँ? हाँ, गुड, गोइंग, वेल, कूल। ये स्लैंग मैंने कभी यूज़ नहीं किया है अपनी लाइफ में। नहीं तो मैं खुद जेनज़ी नहीं हूँ, बट हाँ, ये जब मैंने पढ़ा और जब मुझे और भी ऐसे कुछ गुच्ची, जनरेशन के बच्चों ने बताया तो मैं भी थोड़ी-सी शॉक्ड हो गई। ओके। सॉल्टी हम कब यूज़ करते हैं? सॉल्टी, यस। sassy kind of, I can say. नो। No? क्या है? एंग्री एंड यार, अनॉयड। यार, ठीक है, ओके। तुम मैं मैच्योर Gen Z हो हूँ गई हो, ना, नहीं, मैच्योर नहीं, हो गई हो, ठीक लेकिन है। ठीक है। एंड ये तो बहुत ईज़ी है, सक्स। Sucks, of course, like disastrous sucks. हाँ, हुँ, एक्सप्रेस करने के हाँ, लिए। ओके। एंड एक और है, एंड लास्ट है ये, स्टैन। stan, respect, like I stan you, I guess.
हाँ, है ना, यही है ना। ह्यूज फैन और आई सपोर्टर। स्टैंड यू, आई स्टैंड यू। हम लोग जो जेन ज़ी लाइक स्लैंग्स यूज करते हैं, इट्स लाइक कैप। कैप मीन्स यूर लाइंग, अच्छा यूर कैपिंग। अच्छा। कैपिंग मतलब कि तुम लाई कर रहे हो। हम्म, नो कैप मतलब नॉट लाइंग एट मैं ऑल, समझ गई है ना। इसको, हम लोगों की Then लैंग्वेज there's- में कुछ हाँ। और बोलते हैं। देन ओके देयर इज फ्लेक्स। हाँ फ्लेक्स मतलब शो ऑफ करना। ओके तो इट्स लाइक वियर्ड फ्लेक्स बट ओके। लाइक हाँ मैं कभी-कभी बोलती हूँ कि जब मैंने ना बचपन से गाड़ी चलाई है, वो अलग बात है कि पापा मुझे मतलब पापा के ऊपर मैं बैठती थी तब चलाती थी, बट इट्स लाइक वियर्ड फ्लेक्स बट ओके, ऐसे वाले टर्म्स। एंड देन शीश इज लाइक ओह दैट्स गुड, तारीफ करने के लिए। या ये सब मैं यूज करती तो हूँ। थोड़ा सा हाँ, हाँ। आपको उसके लिए थोड़ा सा सुर भी चाहिए खींचने के लिए, वो आप भी कर सकते हो। इट्स लाइक दैट। सो थैंक यू सो मच शिकायना, थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया आपसे बात करके। एंड लास्टली एक मैसेज आपसे हम लेना चाहेंगे उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन यंग किड्स के लिए जो कि अब प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत सारे ऑडिशंस के लिए, वो भी एक रियलिटी शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और परस्यू करना चाहते हैं सिंगिंग में एज अ करियर, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? वेल उनको मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, यू नो, एंड डोंट चेज अट्रैक्ट, ओके। एंड प्लस मेन कॉन्फिडेंस इज द की। एंड ऑल्सो डोंट थिंक कि मुझे दूसरा श्रेया घोषाल, दूसरी सुनिधि चौहान, दूसरा शान या दूसरा पापन, अरिजीत सिंह बनना है। जस्ट थिंक दैट मुझे पहला व्हाटएवर योर नेम इज वो बनना है। सो लाइक मैं शिकायना हूँ, सो आई बी लाइक कि मुझे पहली शिकायना मुखिया बनना है। दैट्स व्हाट आई फील लाइक, एंड यू ओनली लिव वंस, सो एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन योर लाइफ दैट यू कैन। या दैट्स ऑल। सो एंड करते हैं हम आज के पॉडकास्ट को, बट एंडिंग के साथ आपको हम छोड़े जा रहे हैं शिकायना की ग्रेट वॉइस के साथ में। सो कौन सा गाना से आप एंड करना चाहोगे? खो गए हम, कहाँ से शुरू एंड करते हैं, एंड करते हैं। ओके Okay, 1, 2, 3 and सो गई है ये सांसें सभी, अधूरी सी है कहानी मेरी, फिसल जाए भी तो डरना कोई, रुक जाने की जरूरत नहीं, रूह से बहती हुई धुन ये इशारे दे, कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से, खो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहां, खो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहां।